हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान बिंदु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स के उन प्रश्नों की जो बिहार दरोगा के लिए पूछे गए हैं अब तक। आज हमने ये भी किया है कि इसमें जो 2025 मई में पेपर हुआ है उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया है। प्रश्नों को हम क्या करेंगे, वर्सेटाइल रूप से करेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे फिजिक्स के प्रश्न है तो वो पूरे फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अब इसमें चैप्टर वाइज हम नहीं चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीच में से, जैसे मान लीजिए कभी ध्वनि का कोई प्रश्न है उस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे किताब से पढ़ा होगा तो लगातार पढ़ा होगा। यहाँ बदल बदल के पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पेपर में भी इसी तरीके से बदल बदल के प्रश्न आएंगे तो आपको एक ऐसी आदत लग सके। पहले प्रश्न पे हम आते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, तब होता है, यहाँ पे खाली जगह है, आपको ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में से कुछ भरना है। तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। क्या होता है पूछ रहे हैं, कार्य होता है, ऊर्जा होती है, ये सभी, या फिर बल। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि भाई कार्य होता क्या है, क्योंकि इस प्रश्न का जो हमको उत्तर देना है वो क्या है, कार्य है। अब ये प्रश्न जो पूछा गया असल में आपसे कार्य की परिभाषा पूछी गई है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या है। कार्य को हम वर्क कहते हैं। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क क्या है, असल में किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में हुआ विस्थापन, या बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। अगर ये जो विस्थापन है ये सीधी रेखा में हो रहा है तो इसको आप दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में या सरल रेखीय गति होती है तो विस्थापन और दूरी का मतलब एक ही होता है। और एक ही गतियों के लिए अलग अलग मतलब होता है, तो आप दूरी भी कह सकते हैं, विस्थापन भी कह सकते हैं सामान्य स्थिति में। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्य तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। अब यहां पे हम बात करें कि भाई ये तो बल हो गया, अब हमसे बल का मात्रक पूछ सकता है कि बल का मात्रक क्या होगा। एक तो अगर फॉर्मूले के फॉर्म में आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। यहां पे जो कॉस थीटा है इसका मतलब है बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। जूल किस में हो जाएगा, या और भी अगर सिंप्लीफाई तरीके से कहेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। लेकिन एक वैज्ञानिक है जूल, उनके सम्मान में न्यूटन मीटर को जूल कह दिया जाता है। तो चाहे आप न्यूटन मीटर कह दीजिए चाहे जूल कह दीजिए, एक ही बात है। ये एसआई मात्रक है। ये कौन सा मात्रक है, तो ये है एसआई मात्रक। ऐसे पद्धति एक और चलती है, ये एसआई या फिर एमकेएस पद्धति कह सकते हैं। एक पद्धति चलती है सीजीएस। सीजीएस में इसके लिए जो मात्रक यूज किया जाता है उसे अर्ग कहा जाता है। कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये जो बल है या ये जो कार्य है ये कैसी राशि है। तो जैसे बल की बात करते हैं तो इसमें दिशा की आवश्यकता होती है बल को बताने के लिए, तो ये सदिश राशि हो जाएगी। यदि हम कार्य या फिर ऊर्जा की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये अदिश राशि होती हैं। अदिश राशि अर्थात ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। तो हम कार्य और ऊर्जा की भी बात कर सकते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि कार्य का बल के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि बल के द्वारा ही कार्य किया जाता है, तो यह रिलेशन तो पता चल गया। अब हमें यह भी पता करना होगा कि भाई ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को कार्य कहा, सॉरी, ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। इसके भी मात्रक वगैरह सब सेम होंगे, अदिश राशि ये भी होगी। जूल और अर्ग का रिलेशन ऊर्जा के लिए भी लागू रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रमेय लगती है जिसको हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय अर्थात कार्य बराबर ऊर्जा या ऊर्जाओं का अंतर।
कुल मिलाकर के हमको इस कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या समझ में आया कि क्या कार्य ऊर्जा के बराबर होता है? नहीं, कार्य ऊर्जा के बराबर नहीं होता है, लेकिन कार्य ऊर्जा के समरूप होता है। अर्थात जब भी ऊर्जाओं में अंतर होगा तो कार्य होगा। जैसे यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 10 जूल से बढ़कर 20 जूल हो जाती है, तो 20 और 10 का जो अंतर होगा वो 20 माइनस 10 मतलब कि 10 जूल हो जाएगा। इसका मतलब उस वस्तु पर 10 जूल कार्य किया गया है। तो जब भी ऊर्जाओं का अंतर होगा, चाहे वो गतिज ऊर्जाओं का अंतर हो या स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर हो, तो हमेशा कार्य होगा। इसी को कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर सामान्य रूप से मतलब समझें तो इसका मतलब यह है कि कार्य और ऊर्जा बराबर नहीं होते, बल्कि कार्य और ऊर्जा समरूप होते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति, इनके मात्रक इत्यादि समान होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कार्य का अन्य के साथ कैसा एक रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। तो हमारे पास एक तो ये तरीका है कि हम पहले ध्वनि के मापन की इकाई क्या है उनको समझ लें, या हम ये समझ लें कि भाई यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं, ये किस किस चीज को नापते हैं, इनके लिए क्या क्या राशियां हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट विभवांतर के लिए प्रयोग किया जाता है, विभवांतर। और विभवांतर को मापा जाता है और किसमें नापते हैं इसको, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, एम्पियर की बात करें तो इसके द्वारा धारा को मापा जाता है, वैद्युत धारा को मापा जाता है। और किसके द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर। और एक यंत्र का नाम है गैल्वेनोमीटर। और वाट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये शक्ति का मात्रक है। अब इनमें से आप देखेंगे, चाहे विभव की बात कह लीजिए, शक्ति की बात करिए या फिर विद्युत धारा की बात करिए, इनमें से कोई भी ध्वनि नहीं है। और हमसे पूछा था कि ध्वनि के मापने की इकाई क्या है, तो इनमें से क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि ध्वनि का मापन। अब ध्वनि अपने आप में क्या है, ध्वनि अपने आप में ऊर्जा है। तो वैसे तो इसका मापन अगर ध्वनि की एग्जैक्ट अगर ध्वनि की बात करेंगे तो मापन क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा क्या है, ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा किसमें नापी जाएगी, जूल में नापी जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। कि कोई ध्वनि, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड से होकर के या इतने एरिया से होकर के कितनी ध्वनि पर सेकंड निकल रही है, या ये कहें कि किसी एकांक क्षेत्रफल से होकर 1 सेकंड में जितनी ध्वनि पास हो जाती है उसको हम ध्वनि की तीव्रता के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका एक मात्रक तो ये हो जाएगा, ऐसा ही में अगर बात करेंगे तो एक मात्रक तो हो जाएगा इसका कि भाई जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। एक इसका सामान्य मात्रक भी है जिसको डेसीबल कहा जाता है, जिसको डेसीबल कहा जाता है। डेसीबल ये डिसाइड करता है कि ध्वनि तेज है या धीमी है। अब जैसे मान लीजिए हम जो सामान्य तौर से बातचीत करते हैं वो लगभग 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि मानी जाती है। जो हम बहुत धीरे धीरे फुसफुसाहट में बात करते हैं, पत्तियां खड़खड़ाती हैं, ये लगभग 20 या 25 डेसिबल की ध्वनि मानी जाती है। यदि ध्वनि की जो ये डेसिबल कैपेसिटी है, यदि ये 80 को क्रॉस कर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये ध्वनि लंबे समय तक सुनने पर कानों को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है। अब ध्वनि को यदि हम ऊंचे डेसिबल पर लंबे समय के लिए सुने तो इससे नुकसान क्या हो सकता है, तो इससे क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर ध्वनि बहुत ज्यादा है, जैसे रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो ध्वनि लगभग 180 डेसिबल तक पहुंच जाती है। तो यदि हम वहां पे बात करें तो वैसे केस में अगर व्यक्ति ऐसी ध्वनि को सुनता है तो वो पागल भी हो सकता है। और अगर टोटली हम बात करें तो कोई भी ध्वनि 194 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता की नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, ध्वनि की
ध्वनि प्रबलता को भी मापा जाता है, ये भी ध्वनि से ही संबंधित है। अगर ध्वनि प्रबलता को हम माप रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फोन का। इसके लिए किसका यूज करते हैं, फोन का प्रयोग करते हैं, या फोन मीटर। मात्र क्या रहेगा, फोन रहेगा, और उस यंत्र का नाम जिससे इस प्रबलता को मापा जाता है उसको फोन मीटर कहा जाता है। ऐसे ही हम ध्वनि की क्या कर सकते हैं, ध्वनि की आवृत्ति का मापन कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको सोनोमीटर कहा जाता है, जिसको सोनोमीटर कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में हमसे पूछा गया है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको एक तरीका तो ये पता होना चाहिए कि भाई लेंस होता क्या है, पहला प्रश्न तो ये बनता है। फिर दूसरा, लेंस किन किन चीजों से बनाया जा सकता है, और तीसरी बात, लेंस किन चीजों से नहीं बनाया जा सकता। तो लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस असल में होता क्या है, एक पारदर्शी पारदर्शी माध्यम, जो क्या हो, अन्य माध्यम में, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो अन्य माध्यम में रखा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। बस उसकी क्या हो, थोड़ी आकृति अलग टाइप की हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपने उसको ऐसे काट दिया तो ये बन गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब हमने क्यों कहा कि एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे ये कांच का बना हुआ है, चारों तरफ क्या रहेगी, हवा रहेगी, तो हवा एक माध्यम हो गया, कांच दूसरा माध्यम हो गया। ऐसे अगर आपने इसको ऐसे करके इस आकृति में बना रखा है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अवतल अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, प्रकृति से अपसारी होता है, अर्थात जब इस पे प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश को ये फैला देता है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस अभिसारी प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट प्रकार का होता है, अर्थात इस पे प्रकाश डाला जाएगा तो ये सारे प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। जैसे अगर मैं अपने इस चश्मे की बात करूं तो इसमें ऐसा लेंस है जो प्रकाश को फैलाता है, अर्थात इसमें कैसा है, एक अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब यहां पे हम बात करें तो भाई लेंस कैसे काम करेगा, लेंस तब काम करेगा जब इसमें से होके प्रकाश गुजरेगा। अर्थात लेंस किससे बना होना चाहिए, तो लेंस बना होना चाहिए, लेंस किससे बना होना चाहिए, लेंस पारदर्शी पदार्थ से बना होना चाहिए, पारदर्शी पदार्थ से बना होना चाहिए। ठीक है। अब कुल मिलाकर के ये बात हुई कि हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि भाई पारदर्शी क्या है। तो देखो, वस्तुओं को प्रकाश गुजरने के आधार पर तीन कैटेगरियों में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं पारदर्शी, पारदर्शी अर्थात जिनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बड़े आराम से आर पार निकल जाता है, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहा जाता है। जैसे कि कांच से भी प्रकाश बड़े आराम से पार निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक से भी आपने देखा होगा, प्लास्टिक से भी निकल जाता है। प्लास्टिक भी कई तरह के होते हैं, अब यहाँ पे कौन प्लास्टिक लिख दिया गया है तो हम उसको ट्रांसपेरेंट ही मानेंगे। बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे ना भी निकलता होगा, जैसे कुर्सियां वगैरह बनी रहती हैं तो वो ऐसा रहता है। बाकी फाइबर जो सब प्रयोग किया जाता है, फाइबर ग्लास प्लास्टिक, वो कैसा होता है, वो पारदर्शी होता है। तो क्या प्लास्टिक से बनते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन से जो बनते हैं ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, बिल्कुल एकदम कांच की तरह ही इससे चीजें बनाई जा सकती हैं। तो सिलिकॉन, क्योंकि कांच में बहुत बड़ा हिस्सा सिलिकॉन या सिलिका का होता है, तो बिल्कुल सिलिकॉन भी ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब इन तीन चीजों से बनाए जा सकते हैं। लेकिन मिट्टी का हमको ऐसा कोई भी प्रकार ज्ञात नहीं है जो ट्रांसपेरेंट होता हो, जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके। इसका मतलब मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता, उसने हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अर्थात लेंस बनाने के लिए चाहे वो उत्तल प्रकार का हो अवतल प्रकार का हो, हमें एक पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, और मिट्टी चूंकि पारदर्शी नहीं है इसलिए मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। तो ये तो एक प्रकार हो गया पदार्थों का। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर, उनको हम पारभाषिक या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। अब जैसे आपके पास एक कागज है, उसके ऊपर तेल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, तो आप देखेंगे बाकी के कागज से होके प्रकाश आ नहीं रहा है, लेकिन जहां तेल की बूंद गिर गई वहां से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है। तो ऐसी चीजों को हम अर्ध पारदर्शी या पारिभाषिक चीजें कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो बनती है उसको हम कहते हैं अपारदर्शी, अर्थात ऐसे पदार्थ
जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यहां पे ये तीनों पारदर्शी हैं और मिट्टी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है जिससे प्रकाश नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हमारे पास या तो हमको उपकरणों का याद हो कि कौन सा उपकरण क्या मापता है, ये पता हो, तब भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमको हुक के नियम का पता होना चाहिए, असल में वो हमसे हुक का नियम पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो अब यहां पे हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो हुक का नियम क्या है। हुक का नियम, तो हुक ने ये बताया कि देखो जो प्रतिबल होता है ना किसी वस्तु पर, प्रतिबल जो आप बल लगा रहे हैं एकांक क्षेत्रफल पर, उसको प्रतिबल कहा जाता है। और अब जब बल लगाएंगे तो कोई चीज क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो सकती है, कम हो सकता है, आयतन में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो जो परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकृति के नाम से जानते हैं, या आनुपातिक परिवर्तन विकृति कहलाता है। और प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल प्रतिबल होता है। तो हुक का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति भी क्या होगी, तो विकृति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रतिबल है स्ट्रेस और विकृति को हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसके अगर हम बात करें तो यहां पे थर्मामीटर की बात करें तो ये किस पे काम करेगा, तो ये तो ऊष्मा के सिद्धांत पे काम करेगा, ऊष्मीय प्रसार का सिद्धांत, ये तो इस पे काम करेगा। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, इससे नापा जाता है ताप। थर्मामीटर से, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, दाब नापा जाता है। और ये किस पे काम करता है, तो ये बैरोमीटर काम करेगा वायुमंडलीय दाब का सिद्धांत। इस पे मैनोमीटर की बात करें तो इससे क्या नापा जाता है, तो भाई इससे हमारा रक्त दाब मापा जाता है, रक्त दाब मापा जाता है। तो ये भी किसके सिद्धांत पे काम करेगा, दाब के सिद्धांत पे काम करेगा। अब बचा, अगर ये तीनों दाब या फिर ताप से संबंधित हैं, तो अब जो भी बचेगा हमारे पास वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कमानीदार तुला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? अब इसमें दे रहा है कि भाई पृष्ठ तनाव के कारण या घनत्व के कारण या अंतर आणविक बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। कमानीदार तुला में क्या होता है, जैसे आपने देखा हो ना, ये इस वाले प्रश्न को अगर नहीं आया हो आपके समझ में, तो कमानीदार तुला क्या है, जो स्प्रिंग टाइप की है या जैसे ऐसे करके तुला है, इसमें आप क्या करेंगे भाई, जितना ज्यादा वजन लटकाएंगे इसमें क्या होगा, चेंज होगा। स्प्रिंग में आप वजन लटकाएंगे तो क्या होगा, वो जितना ज्यादा वजन लटकाएंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगा, विकृति आती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है भाई, बुलबुला हो, बूंद हो, बरसात की, अगली बार आपसे पूछ सकता है कि बरसात की बूंदें गोल क्यों होती हैं, आपसे पूछ सकता है कि भाई सुई पानी पर क्यों तैर जाती है, आपसे पूछ सकता है कि मच्छर पानी पर क्यों तैरते रहते हैं, या आपसे यह भी पूछ सकता है कि अगर पानी में मिट्टी का तेल डाल दें तो वो सुई या जो मच्छर तैर रहे हैं वो क्यों डूब जाते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है कि अगर समुद्र में विकराल लहरें उठ रही हैं, बहुत तेजी से लहरें उठ रही हैं, तो उन लहरों को शांत करने के लिए तेल छिड़क दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं सबके सब क्या है, पृष्ठ तनाव की वजह से होते हैं। तो हमको अब समझना क्या है, तो हमको समझना है पृष्ठ तनाव क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन का मतलब है सीधा सीधा कि किसी भी द्रव का, ये सिर्फ द्रवों का गुण है, जैसे दाब की हम बात करें तो दाब गैसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है। प्रवाह की अगर हम बात करें, गैसों में भी प्रवाह होता है और द्रवों में भी होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव द्रवों में ही होता है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है, द्रव का न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का या घेरने की प्रवृत्ति। कोई द्रव कम से कम एरिया में आना चाहता है, ऊपर की सतह को कम से कम करना चाहता है, और ऊपर की सतह कम से कम सिर्फ एक ही आकृति में हो सकती है और वो है गोलाकार आकृति, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। वैसे विज्ञान की भाषा में इसको समझने के लिए सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F/L से इसको
डिफाइन किया जाता है। यदि हम इसके मात्रकों की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो लंबाई है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब मीटर का ऊपर गुणा कर दें और मीटर का नीचे कर दें तो भाई ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये जो राशि है, ये राशि कैसी है, तो ये अदिश राशि है, अर्थात इसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। और इसके अगर हम प्रभावों की बात करें तो सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन के प्रभाव क्या हैं, बुलबुले का गोल होना या फिर बूंद का, बरसात की बूंद का गोल होना, या फिर इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि भाई मच्छर या सुई का तैरना। इसलिए तो जब मच्छरों को मारने के लिए सरकार क्या सलाह देती है कि आपके अगर आसपास कहीं गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए। क्योंकि मिट्टी का तेल या जो सर्फ है, साबुन है, ये सारी चीजें हैं, इनकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं नली में पानी का चढ़ना या नली में उसका पारे का उतरना। वैसे इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं केशिकत्व। तो केशिकत्व के पीछे भी जो कारण है वो सरफेस टेंशन ही होता है। ये अगर आप कोई भी कपड़ा भिगोएंगे तो पानी में वो भीग जाता है, उस भीगने के पीछे केशिकत्व कारण है, अर्थात उस भीगने के पीछे सरफेस टेंशन कारण है। तापमान बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए गर्म पानी में कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। कोई धीरे धीरे घुलने वाली चीज या कोई कार्बनिक चीज जब हम पानी में मिलाते हैं तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसलिए तेल डालने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए सर्फ डालने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसी वजह से सर्फ डाल करके या साबुन से कपड़े धोने पर कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। तो कपड़े साफ करने के पीछे जो सिद्धांत है वो भी पृष्ठ तनाव का ही सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इसमें अलग अलग चीजें यहां पे दे रखी हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के लिए कह रहे हैं भूकंप। सिस्म का मतलब होता है हिलना, अर्थात पृथ्वी का हिलना जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ, ग्राफ मतलब प्रेजेंटेशन करे, पेपर पे आपको प्रेजेंट करके बताए, उस चीज को ग्राफ कहते हैं। सिस्मोलॉजी अगर आ जाएगा तो लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। अगर कहीं भी लॉजी आ रहा है तो अध्ययन, ग्राफ आ रहा है तो स्टडी करके मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पेपर पे, और अगर मीटर आ रहा है तो ये उस चीज को मापने का काम कर रहा है। ठीक है। एनीमोमीटर की बात करें तो एनी का मतलब होता है किसी की वेग पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए या चाल पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है पवन की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है। हाइग्रोमीटर, मीटर का मतलब मापने वाला यंत्र, जिसके पीछे भी मीटर लगा होगा इसका मतलब वो यंत्र है। हाइग्रोमीटर की हम बात करें तो हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, नमी। तो ये कह रहा है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को मापने वाला यंत्र, जलवाष्प को ही हम क्या कहते हैं, जलवाष्प को ही हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या फिर नमी के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल हाइग्रो का मतलब ही आर्द्रता होता है हिंदी में, इसका मतलब हाइग्रोमीटर क्या करेगा, हाइग्रो को मापेगा या नमी को मापेगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे लैक्टोमीटर, दो शब्द आए हैं। मीटर का मतलब मापने वाला यंत्र, लैक्टो का मतलब क्या है, तो लैक्टो का मतलब होता है दूध। अगर यहां पे ये होता कि दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र तो लैक्टोमीटर सही हो जाता। लैक्टोमीटर क्या है, दुग्ध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र। लेकिन यहां पे कह रहा है तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र, तो ये नहीं होगा। वो यंत्र कौन सा होता है, उस यंत्र के लिए जो नाम प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब यहां पे क्या हो गया, तरल हो गया या पानी हो गया। तो किसी पदार्थ का, किसी तरल का पानी के सापेक्ष घनत्व निकालना या उसका विशिष्ट गुरुत्व का मतलब यहां पे क्या है, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब है सापेक्षिक
सापेक्षिक घनत्व। तो किसी पदार्थ का या किसी द्रव का पानी के सापेक्ष या पानी के रेस्पेक्ट में घनत्व निकालना ही क्या कहलाता है, तरलों का विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। और इसके लिए हम लैक्टोमीटर नहीं बल्कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा हाइड्रोमीटर जो दूध का विशिष्ट गुरुत्व निकालता हो, दूध में मिलावट को पता लगाता हो, उसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। तो आपको याद क्या करना है, हाइग्रो का मतलब क्या है, हाइग्रोग्राफ लिख सकता है अगली बार। लैक्टो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब क्या है, ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनको याद रखिए, क्योंकि यंत्र तो बहुत सारे हैं, उनको याद रखना बड़ा फिर मुश्किल सा हो जाता है। भाई दिमाग की एक कैपेसिटी है ना चीजों को याद करने की, हर चीज नहीं याद कर सकते। आगे बढ़ते हैं। एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में कौन सा नियम लगता है। भाई ये आया है 2025 में, ये प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा मध्य निषेध अवर निरीक्षक परीक्षा में। पूछ क्या रहा है, तो भाई जैसे हम मान लीजिए ये नाव है, अगर हम आगे की तरफ कूदे, आगे की तरफ कूदेंगे तो हमने धक्का मारा होगा पीछे की तरफ, इसका मतलब ये हो गई क्रिया, ठीक है। और फिर नाव भी तो भाई क्या करेगी, क्योंकि हर एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो ये प्रतिक्रिया लगाएगी, इसका मतलब ये होगी प्रतिक्रिया। तो जब हम आगे की तरफ कूद रहे हैं तो नाव पीछे हट जा रही है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब पढ़ लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है। तो कह रहा है गति का पहला नियम है क्या, गति का पहला नियम है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा अर्थात यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाएंगे तो वो वस्तु चल रही होगी तो हो सकता है और तेज चलने लग जाए, हो सकता है कि रुक जाए, यदि रुकी होगी तो हो सकता है चलने लग जाए। इसका मतलब बल की परिभाषा दी जाती है, यदि आपने कोई बल नहीं लगाया हुआ है तो गतिमान वस्तु हमेशा गतिमान रहेगी, चलने वाली वस्तु हमेशा चलती रहेगी और रुकी हुई वस्तु हमेशा रुकी रहेगी। यही न्यूटन का गति का पहला नियम है। दूसरे नियम में बताता है बल का फॉर्मूला या बल का सूत्र बताता है F बराबर ma, या संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तीसरे नियम में बताता है क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात आप अगर गांधी जी वाली बात याद करिए, क्या कहते थे, आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए, क्योंकि जब उसने थप्पड़ मारा तो क्रिया करी, उसके हाथ ने क्रिया करी तो हमारे गाल ने क्या कर दिया, प्रतिक्रिया कर दी। और ऐसे ही जब वो दूसरे गाल पर मारेगा तो हमारा गाल दूसरी प्रतिक्रिया कर देगा। इसका मतलब हिसाब अपने आप बराबर हो जाएगा, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। यही तो गांधी जी का सिद्धांत था। लेकिन वो फिजिक्स में क्या कहलाता है, वो सिद्धांत फिजिक्स में गति का तीसरा नियम कहलाता है। अगर हम नाव से कूदेंगे तो हमने क्रिया करी, नाव ने हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करी, उस प्रतिक्रिया के द्वारा हम आगे कूद गए। अब यहां पे आता है ऊर्जा का नियम। देखो ऊर्जा का कोई ऐसा स्पेशल नियम नहीं है, ऊर्जा संरक्षण कहता। तो क्या कहता, ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती है, ऊर्जा न तो नष्ट होगी और न ही क्या होगी, न ही उत्पन्न होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। इसी को ऊर्जा का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचें, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, मांसपेशी ऊर्जा होगी या पुरात्वीय ऊर्जा होगी। ये भी बिहार मध्य निषेध का है, बिहार दरोगा मध्य निषेध का पेपर है और उसी से प्रश्न लिया गया है। अब देखिए कमान है इस तरीके से, जैसे धनुष की बात हो रही है और यहाँ पे एक डोरी है और डोरी को हमने खींच के इसमें क्या लगा दिया, तीर लगा दिया। इसको डोरी को पीछे की तरफ खींचेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब हमने डोरी को खींच करके रोक दिया। तो रोक दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये स्थिर हो गई। स्थिर होने की वजह से जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। मांसपेशी का मतलब है कोई चीज हम उठा रहे हैं तो हमारे हाथ या हमारे पैर जो ऊर्जा लगाते हैं, जो ताकत लगाते हैं, वो क्या है, वो मांसपेशी ऊर्जा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो वो ऊर्जा कहाँ पे निहित है, आपने शुरुआत में तो मांसपेशी ऊर्जा का यूज किया है, लेकिन बाद में तो वो डोरी में स्टोर हो गई ना, वो तीर जो है एक जगह पर रुक गया, आप उसको छोड़ेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अभी आपको याद होगा हमने यहां पे पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, अर्थात ऊर्जा खत्म नहीं होगी, आपने जो ऊर्जा दी थी धनुष को वो उसमें स्टोर है, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे धनुष क्या कर देगा, उस स्थितिज ऊर्जा को गतिज में बदल देगा और उसकी वजह से तीर में गति हो जाएगी। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा,
यहां पे हमारा उत्तर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब यहां पे समझते हैं कि भाई ऊर्जा, ऊर्जा के अगर हम प्रकारों की बात करें तो ऊर्जा के हमको प्रकार दिखते हैं कौन कौन से। एक तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में आप बात करेंगे तो दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इन दोनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है, अर्थात इनमें से कोई कभी किसी में बदल जाती है, कभी कोई किसी में बदल जाती है। जैसे इस पेन को अगर मैं यहां से गिराऊंगा तो अभी ये पेन रुका हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा इसका वेग बढ़ता जाएगा, इसका मतलब अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कुल ऊर्जा अभी भी इसकी कैसी है, फिक्स है। यही नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, और अब एक अगर टाइप यांत्रिक ऊर्जा का है तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, दूसरे टाइप को हम कहते हैं अयांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा, अयांत्रिक ऊर्जा का मतलब ऐसी ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अलावे होती हैं, अयांत्रिक ऊर्जा कहलाती हैं। जैसे कि अगर अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ध्वनि ऊर्जा, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से, प्रकाश ऊर्जा। आप अपने फोन को डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ये ऊर्जाएं आपस में बदल सकती हैं, स्थितिज बदल सकती है, गतिज में गतिज, स्थितिज में स्थितिज, या जो यांत्रिक है वो ध्वनि में बदल सकती है, यांत्रिक प्रकाश में बदल सकती है, विद्युत प्रकाश में बदल सकती है। सारी ऊर्जा एक दूसरे में बदली जा सकती है। ये अलग बात है कि आज तक वो मशीन बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन बदल जरूर जाएंगी सारी की सारी एक दूसरे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पुरात्वीय ऊर्जा कुछ नहीं होती है, अगर यहां पे शब्द सही होगा तो वो गुरुत्वीय होगा, अगर होगा तो। ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा भी एक तरह की क्या है, गुरुत्वीय होगा। पुरात्वीय कोई ऊर्जा नहीं होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। mgh से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्थितिज ऊर्जा का ही एक प्रकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में देखिए, ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 2 वॉल्यूम में ये बुक लाई गई है जिसका नाम है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। हर एक वॉल्यूम में 15-15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अब प्रैक्टिस सेट करने का फायदा क्या है आपको, प्रैक्टिस सेट से जैसे हम ये पीवाईक्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चीजों को समझ रहे हैं कि भाई प्रश्न जो उसने बनाया है उसकी मेंटेलिटी क्या है। और जब तक आप प्रश्न को बनाने की मेंटेलिटी नहीं समझेंगे, आप कितना भी रट्टा मार लीजिए प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ी उसमें हो ही जाएगी, सिली मिस्टेक हो ही जाएंगी। तो उनसे बचने का सबसे सही तरीका ये होता है, पीवाईक्यू करने के बाद पुराने जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको करने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। तो टोटल 30 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध इस बुक में, एक में 15, दूसरी में भी 15, टोटल 30 हो जाएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट करने के बाद अपना खुद का आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 2-4 प्रश्न तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से भी सही हो जाते हैं। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत कहते हैं कि हम तो बहुत सोच समझ के लगा के आए थे, गलत हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो तुक्का मार के आए थे फिर भी हमारा सही हो गया। तो वो जो कहते हैं तुक्का मार के आए थे, उनका जो सुसुप्त दिमाग होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें ये चीजें फिट हो जाती हैं। कई सारे जब उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाए होते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, चीजें समझ में आ जाती हैं कि इस पैटर्न के लिए क्या आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे सही तरीका है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब बहुत समय नहीं बचा है तो आप पर डे या 2 दिन में एक या 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। 30 प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। ये बुक ऑलरेडी सभी जो भी आपके नजदीकी बुक सेलर हो उनके पास आपको मिल जाएगी। तो इस बुक को लेकर के इसके सारे प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी स्टैंडर्ड किताबों से दिया गया है, तो ऐसा मन मर्जी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई बार होता ही है, नीम हकीम खतरा ए जान। इससे तो बेहतर है कि भाई अगर आप गलत सलत पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप ना ही पढ़ें। तो बेहतर ये है कि जो स्टैंडर्ड बुकों से जहां से एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चनों को जहां पे बार बार चेक किया गया हो, बुक में ये कोशिश करी गई है कि इसमें न्यूनतम गलतियां हो। कोई भी बुक परफेक्ट नहीं हो सकती, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी ये कोशिश करी जा सकती है कि इसमें न्यूनतम गलतियां हो ताकि आपके लिए जो फायदा हो वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो हमसे कहता है कि नीचे दिए गए 2 कथन
अभिकरण और कारण आर से चिन्हित है और उनके हिसाब से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि भाई ये क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्न पहले देख लेते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है। ठीक है, ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल सही है ये बात। अब क्यों सही है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी बाद में। कह रहा है कि कांच वायु से ज्यादा सघन है, क्या ये बात सही है? तो ये बात भी सही है। अब आप देखिए इसमें कि उत्तर किस हिसाब से हमसे पूछ रहा है। पहले में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए का आर मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आंसर या तो एक होगा या दो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दो ऑप्शन और देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि भाई ये जो बात लिखी हुई है ए का सही है लेकिन आर गलत है, ये गड़बड़ है। तो क्योंकि गलत तो एक भी नहीं है, ये कह रहा है ए गलत है आर सही है, ये भी गड़बड़ है। ये भी बिहार दरोगा का ही प्रश्न है, 2025 का ही कुल मिलाकर के। अब इसमें देखेंगे कि हमें ए और बी में से करना है। अब दो ऑप्शन तो आपके हट गए यहां से, इसका मतलब ए और बी कोई भी एक होगा। तो अब यहां से अब इसको समझेंगे एक्सप्लेन कैसे करता है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, यहां पे जो बार बार बोल रहे हैं कि ज्यादा सघन है, तो क्या ये सामान्य घनत्व की बात हो रही है? नहीं, सामान्य घनत्व का मतलब होता है, घनत्व का मतलब होता है कि जब आप द्रव्यमान में, किसी वस्तु के द्रव्यमान में उस वस्तु के आयतन का भाग दे देते हैं तो इसको घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये कैसी राशि होती है? तो ये एक अदिश राशि होती है। ये एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पे जो घनत्व शब्द दिया गया है ये आपको समझना पड़ेगा। सघन जो शब्द दिया गया है इसका आपको मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से भी मतलब बदल जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बदल जाता है परिस्थिति के हिसाब से। यहाँ पे जो सघनता की बात हो रही है, यहाँ जो सघनता की बात हो रही है, असल में वो प्रकाशिक घनत्व की बात हो रही है। प्रकाशिक घनत्व की बात हो रही है। प्रकाशिक घनत्व को हम क्या कहते हैं? इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक नियम है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्तनांक। म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बंदिश वाली बात नहीं है। साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये साइन आई साइन आर क्या है कि जब प्रकाश ऐसे करके किसी एक माध्यम से जाएगा दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश क्या हो जाता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है। मान लीजिए इधर चला गया, तो ये जो प्रकाश आया था पहले माध्यम में, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और इसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। फिर जो अभिलंब है उसके साथ, जो अब तरंग निकल के गई, वो प्रकाश निकल के गया, इधर मुड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा अपवर्तन के बाद, इसलिए इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आर क्या है? अपवर्तन कोण है, और आई क्या है? ये आपका आपतन कोण है। इन दोनों का साइन अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब अगर हम सघनता की बात करें, प्रकाशिक सघनता की बात करें, प्रकाशिक सघनता की बात करें, तो सबसे जो कम सघन है उसको हम कहेंगे निर्वात। निर्वात सबसे कम सघन है। फिर उससे ज्यादा सघन क्या होती है? वायु होती है। प्रकाश उसमें थोड़ा धीमे चलता है, ठीक है। फिर उससे ज्यादा घना होता है पानी, फिर उससे भी ज्यादा घना होता है कांच, और उससे भी ज्यादा घना होता है फिर हीरा। ये सामान्य घनत्व की बात नहीं हो रही है, ये प्रकाश के घनत्व की बात हो रही है। इसका फर्क क्या पड़ता है? तो प्रकाश का वेग बराबर क्या होता है? निर्वात में वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, उससे ज्यादा किसी का भी वेग संभव नहीं हो सकता है। और फिर हम कहेंगे क्या? यहां पे प्रकाशिक घनत्व, अर्थात प्रकाशिक घनत्व बढ़ते चला जाएगा तो प्रकाश का वेग उस माध्यम में कम होते चला जाएगा। कुल मिलाकर के सबसे अधिकतम वेग कहां पे होगा? निर्वात में, और न्यूनतम कहां पे होगा? हीरा में। अब इस प्रश्न को फिर दोबारा से देखिए आप। तो इसमें कहा गया है प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायु का घनत्व कम है और पानी का जो घनत्व है या कांच का जो घनत्व है वो कई गुना ज्यादा हो गया। तो बात बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कांच क्यों चलता है, क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा, निर्वात में वेग में अगर प्रकाशिक घनत्व का भाग दे देंगे तो प्रकाश का वेग हमको मिलता है, क्योंकि कांच वायु से ज्यादा सघन होता है, इसलिए वो कम चलता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी या सही स्पष्टीकरण भी करता है। अब इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है, 4 गुना होता और इसका वेग आधा हो जाता तो वस्तु का संवेग होता। अब हमको सबसे पहले तो यह समझना होगा कि जो संवेग नाम की चीज है ये क्या है। तो संवेग को हम कहते हैं मोमेंटम। संवेग, संवेग को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। संवेग होता है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में उस वस्तु के वेग का गुणा कर दिया जाए तो मिलने वाली राशि संवेग कहलाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, भाई अगली बार पूछ सकता है कि मात्रक क्या होगा इसका, तो आप मुझे मात्रक बताएंगे कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका क्या मात्रक हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। यदि मैं आपसे इसकी विमा पूछने लग जाऊं तो आप मुझे विमा बताएंगे कि किलोग्राम की जगह पे हम मास कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे, मीटर की जगह पे हम लेंथ अर्थात कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। नीचे सेकंड आ रहा है, ऊपर सेकंड जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा, और ये सेकंड रिप्रेजेंट करता है समय को, इसलिए ये हो जाएगा टी की पावर -1। ये इसकी विमा हो जाएगी। राशि कैसी होगी? तो आप मुझे बता सकते हैं कि देखो, वेग एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जब भी सदिश अदिश का गुणा होगा तो आंसर हमेशा एक सदिश राशि ही मिलेगा, अर्थात संवेग एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उनको कहा जाता है जिनको निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वेग, तो पहली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो संवेग है वो p है, वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है। ये इक्वेशन हमारा बन गया 1। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि द्रव्यमान 4 गुना हो जाता, द्रव्यमान 4 गुना हो जाता, सपोज दैट p डैश हो गया आपकी बार संवेग, द्रव्यमान 4 गुना हो जाता तो 4 गुना कर लीजिए, 4m रख दीजिए। कह रहा वेग आधा हो जाता, तो ठीक है वेग को आधा कर लेते हैं, वेग आधा कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहां से इसको हम कितने बार काट देंगे, तो 2 बार काट देंगे, तो ये कितना हो गया? 2mv हो गया। लेकिन mv आप इक्वेशन 1 से देखेंगे, mv क्या है? mv है आपका संवेग। इसका मतलब नया संवेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, समान रहेगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, तो कितना होगा? 2 गुना होगा। जो जो उसने दे रखा है वो आप लिखते चले जाइए और उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को पढ़िए। वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देते, आसानी से गुजरने नहीं देते, विद्युत के क्या कहलाते हैं? अब अगर हम बात करें यहां पे, देखो पदार्थ की अगर हम बात करें पहले तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में, एक को हम कहेंगे चालक या सुचालक कह सकते हैं, एक ही बात है, सुचालक या कंडक्टर या चालक। दूसरे को हम कहेंगे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तीसरे को हम कहेंगे कुचालक या अचालक। ये क्या होने देते हैं? विद्युत इनमें से होके बड़े आराम से गुजर जाती है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत बहुत कम होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जो भी पदार्थ जिनको हम सुचालक कह रहे हैं, ऐसे पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से या अपने अंदर से होकर के विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चालक के नाम से जानते हैं, कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं सभी धातुएं। इनमें भी अगर देखा जाए तो चांदी सबसे बढ़िया चालक है, और इनमें अगर सबसे बुरा चालक अगर देखा जाए धातुओं में तो लेड या सीसा सबसे बुरा चालक है। ठीक है, अर्धचालक की बात करें तो ये विद्युत को क्या करते हैं? विद्युत को कम
कम जाने देते हैं, बहुत कम जाने देते हैं, ठीक है, ना के बराबर जाने देते हैं। इनमें रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी इनकी कम होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बहुत कम। अब आते हैं कुचालक पर या अचालक पर। इनको कुचालक भी कहा जाता है, ठीक है, कुचालक भी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, अपने अंदर से विद्युत को नहीं जाने देते, इनका प्रतिरोध बहुत बहुत ज्यादा होता है, इनकी कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनमें। उदाहरण के लिए मिट्टी हो सकती है, उदाहरण के लिए शुद्ध पानी हो सकता है। देखो पानी में करंट फ्लो हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल या शुद्धतम पानी की अगर हम बात करें, सिर्फ H2O की बात करें, तो वो विद्युत का अचालक होता है। जैसे ही पानी में आप कोई अशुद्धि मिलाओगे तो वो चालक में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी आपसे पूछे कि शुद्ध जल या आसुत जल पानी का क्या होता है, तो पानी का कुचालक होता है। बाकी सामान्य जल पानी का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं, उसमें साल्ट्स मिले रहते हैं, मिनरल्स मिले रहते हैं, उसमें बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, इस वजह से, ठीक है। और बाकी के जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो सभी भी अचालक होते हैं, जो भी अधातुएं हैं वे सभी अचालक होती हैं, लेकिन कार्बन एक अधातु है, उसका एक रूप है ग्रेफाइट। सिर्फ ग्रेफाइट ही अचालक या कुचालक का ऐसा रूप है जिसमें विद्युत चालन हो जाता है। आपने कच्ची पेंसिल देखी होगी, बच्चे जो जिससे लिखते हैं, उसमें आपने वो काला काला देखा होगा, लीड पेन जिसको कहा जाता है, वो जो काला पोर्शन होता है वही ग्रेफाइट होता है, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वो होता अधातु है, लेकिन वो किस में है, चालक में आता है, सुचालक में आता है, ठीक है। अब यहां से तीन तरह की कुल मिलाकर के हमने देखी पदार्थ। अब ये कह रहा है विद्युत विक्षेपक। विक्षेपक का मतलब होता है मोड़ देने वाला, मोड़ने वाला। तो यहां पे तो पूछ रहा है गुजरने नहीं देता है, आसानी से नहीं गुजरने देता है, या बिल्कुल नहीं गुजरने देता है, या बहुत कम गुजरने देता है, या तो वो अर्धचालक होगा या चालक होगा। अर्धचालक इसमें कहीं दे नहीं रखा, सुचालक है मतलब पूरी तरह से जाने देता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, मोड़ता भी नहीं है ये। अवशोषक का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता हो, अवशोषक का मतलब इलेक्ट्रॉन को सोख लेता हो। अवशोषक हर जगह अवशोषक नहीं, ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत की बात हो रही है, इसलिए हमने अवशोषक को इलेक्ट्रॉन का अवशोषक कहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, कुचालक। कुचालकों की भी अलग अलग श्रेणियां, कुछ 100% कुचालक होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं, और जो थोड़ा सा जाने देते हैं वो फिर अर्धचालक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब क्यों हमारा आंसर कुचालक हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, अब इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न में आपको जो लिखा हुआ है उसका मतलब अपवर्तन की परिभाषा से है। अपवर्तन, अपवर्तन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले अपवर्तन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि ये क्या है। तो भाई अपवर्तन का यहां पे तात्पर्य क्या है। अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मुड़ जाना या विचलित हो जाना, क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन होगा कैसे, अब क्योंकि माध्यम दो कंडीशन पड़ सकती हैं भाई। एक बार ऐसा हो सकता है कि किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, हमने अभी पढ़ा था, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा हो, और ऐसा हो सकता है किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम हो। तो यहां पे अपवर्तन की दो कंडीशंस हो जाएंगी, दो कंडीशन हो जाएंगी यहां पे। एक एक कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन ये होगी कि जो माध्यम है ये है माध्यम वन, सपोज दैट हवा, और ये है मान लीजिए पानी। तो पानी क्या है, सघन माध्यम है, हवा क्या है, विरल माध्यम है। प्रकाश के अकॉर्डिंगली बात हो रही है, सामान्य घनत्व की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। भले वो एक तुक्का मान लीजिए, एक कोइंसिडेंस मान लीजिए कि दोनों में एक सामान्य घनत्व का भी रिलेशन है, बट यहाँ प्रकाश की बात हो रही है। अब यहां से ये जो किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित या आई हुई किरण, आपतित किरण। ये इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं अभिलंब।
नॉर्मल कहा जाता है इसको। और ये दूसरा माध्यम हो गया, जब ये इस पे आएगी टकराएगी तो इसको कायदे में प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, तो उसको जाना चाहिए था सीधे। लेकिन जब वो विरल माध्यम से, ये कैसा है, ये है विरल और ये है माध्यम कैसा, सघन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अपने अभिलंब, ये अभिलंब हो गया ना ये वाली लाइन, अपने अभिलंब की ओर हट जाता है, अर्थात ये वाली लाइन बनाएगा। अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। नीचे अभिलंब के साथ ये जो किरण निकली है, ये अपवर्तन की क्रिया हुई ना, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसको कह देंगे। तो जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आर आता है इसलिए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अपवर्तन के वैसे दो नियम होते हैं कि ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण का कोण अर्थात साइन आई और अपवर्तित किरण का कोण अर्थात साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक निश्चित निकल करके आता है, एक निश्चित संख्या निकल के आती है जिसको अपवर्तनांक कहा जाता है। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। हमने अभी 2 प्रश्न पहले इस चीज को सॉल्व भी किया था। ठीक है, अब ऐसे केस में यदि हम बाहर से हवा में खड़े होकर के अगर हम देखेंगे पानी के अंदर, तो यदि इस प्रकार का अपवर्तन हो रहा है तो उसके प्रभाव क्या होंगे। सिक्का अगर मान लीजिए ग्लास में पड़ा हुआ है, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ है, तो वो सिक्का हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मछली अगर तैर रही है तो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, थोड़ी बड़ी दिखाई देगी उसकी एक्चुअल आकृति से। यदि हमने टेढ़ी करके कोई उसमें छड़ डाल दी है, कोई डंडा अगर उसमें रख दिया है पानी में, कोई लकड़ी रख दी है, तो लकड़ी का जहां तक हमको नॉर्मल हवा में दिख रही है वो सीधी दिखेगी, उसके बाद लकड़ी अचानक से मुड़ी हुई दिखाई देगी, ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देगी। ये सब इसके प्रभाव हैं। अब फिर बात करते हैं कि भाई दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई अब की बार माध्यम को क्या कर दिया, बदल दिया। हमने क्या कर दिया, ऊपर ले लिया सघन माध्यम, इसको सघन कह दिया। सघन जैसे कि मतलब हीरा ले लिया अगर हमने, ठीक है, और इसको हमने विरल कर दिया। दूसरे माध्यम को हमने क्या कर दिया है, ये विरल माध्यम हो गया, तो ये विरल कर दिया, इसको मान लीजिए हमने हवा कह दिया, तो ये भी तो सघन विरल के उदाहरण हो गए। अब की बार जो किरण आएगी, अब भी इसको आपतित किरण ही कहा जाएगा, एंगल आई ही बनेगा, आपतित किरण ही इसको कहा जाएगा, इसको नॉर्मल ही कहा जाएगा। और अब की बार ये क्या होना चाहिए, इसको ऐसे सीधे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये किरण क्या हो जाएगी, अब की बार अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। यहां अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यहां अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। इस स्थिति में जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण यहां पे क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस वाली किरण को मैं और यहां पे टेढ़ा कर दूं, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा यहां पे, तो ये वाली किरण और ऊपर चली जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और इस वाली किरण को मैं और नीचे लेके जाऊंगा तो ये वाली किरण इधर निकल जाएगी। इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा जो चमकता है वो इसी कारण से चमकता है, पानी के बुलबुले जो चमकते हैं वो इसी कारण से चमकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी कारण से काम करता है। और जो आप मिरर देखते हैं, अगर उसमें दरार पड़ जाती है, चटक जाता है, तो वो दरार बाकी मिरर से ज्यादा चमकीली दिखाई देती है, वो भी इसी कारण से दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में यदि पानी के अंदर से अगर मछली हमको बाहर दिख रही होगी तो हम एक्चुअल स्थिति से थोड़ा सा उसको दूर दिखाई देंगे, हमारा जो रियल आकार है उससे थोड़े हम छोटे दिखाई देंगे। यहां तक आपको समझ में ही आ गया होगा। अब इसके बाद पीछे लौट करके चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये कह रहा है अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी चली जाती है। क्या इसमें बिना मुड़े सीधी चल रही है, नहीं, कह रहा है वह हमेशा अविलंब से 90 के कोण पर मुड़ जाती है। भाई देखो, इस वाले केस में सिर्फ इस वाले केस में वो जा रही थी 90 पे, यहां इस वाले केस में 90 पे गई थी, हर केस में नहीं जाती। इसका मतलब ये भी नहीं है, कह रहा है वो अविलंब की ओर मुड़ जाती। अविलंब की ओर कब मुड़ी थी, अविलंब की ओर तब मुड़ी थी जब
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश ने एंटर किया था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब वह अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहां पे कि 5 किलोग्राम का एक पिंड है, 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा। असल में हमको पहले बल की परिभाषा पता होनी चाहिए कि बल होता क्या है। तो बल क्या होता है, बल होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण को बल कहा जाता है, या वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है। और बल के प्रकारों की बात करें तो बल सत्य भी हो सकता है, वास्तव में काम करने वाला बल भी हो सकता है, और असत्य बल भी हो सकता है, अर्थात ऐसा बल जो महसूस तो होता है लेकिन असल में ऐसा कोई बल होता नहीं है, लगता नहीं है। अब यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसने आपको m बता दिया है। m कितना दे रखा है उसने, 5 किलोग्राम दे रखा है। उसने वेग बता दिया है, कितना वेग बताया है उसने, 20 मीटर पर सेकंड। फिर वो कह रहा है कि एक नियत वेग है। इसका मतलब पहली स्थिति में जब आपने मेजर किया होगा तब भी वेग 20 होगा, और दूसरी कंडीशन में भी उसका वेग क्या होगा, 20 मीटर सेकंड ही होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। अर्थात चाहे आप कितनी भी बार इसको मेजर करेंगे ये तो फिक्स रहेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे ए का, तो आप कहेंगे कि ये तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, और डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी का मतलब होता है अंतिम स्थिति में से पहली स्थिति को आप माइनस कर दीजिए। अर्थात आप क्या कर दीजिए, 20 में से 20 घटा दीजिए और इसमें समय का भाग दे दीजिए। अब ऊपर जीरो रह गया, उसमें समय का भाग देंगे तो ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि बल कितना होगा, तो आप मुझे बताएंगे बल तो F बराबर ma होता है। इसका मतलब ये तो 5 गुणा जीरो होगा। जीरो का किसी भी चीज में आप गुणा करते हैं तो वो जीरो ही हो जाती है, इसलिए इसके द्वारा जो लगा हुआ बल होगा वो 0 न्यूटन होगा। आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे, उसने जो जो दे रखा है वो आप लिखते चले जाइए। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा इकाई है। पहले तो समझते हैं कि किलोवाट घंटा है क्या। अगर ये हमने जो इसमें लिखा हुआ उसी को समझ लिया तो हमको पता चल जाएगा कि किलोवाट घंटा क्या है। तो विद्युत वोल्टेज की इकाई है, और वोल्टेज की इकाई तो वैसे अगर एक तो तरीका ही है कि हम इन सबके अलग अलग लिख लें। तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है वो तो। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा चाहे वैद्युत हो, ध्वनि हो, प्रकाश हो, या रासायनिक हो, नाभिक हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा की इकाई हमेशा ही एसआई मात्रक में जूल और सीजीएस मात्रक में अर्ग होती है। इसका मतलब ये तीन तो नहीं होंगे। ये तीन नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगी क्या। तो अब हमको ये भी देखना पड़ेगा शक्ति क्या है, पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो देखो शक्ति का मतलब होता है, एक एक करके समझते चलेंगे। शक्ति का मतलब होता है, शक्ति को हम पावर कहते हैं। ये पावर वैद्युत के द्वारा हो या यांत्रिक द्वारा हो, इसका एक ही मतलब रहेगा, कार्य करने की, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। इसका मतलब शक्ति P बराबर W अपॉन टी। W मतलब कार्य होगा, कार्य की मात्रक हो गई जूल, और T हो गया क्या, समय, सेकंड। इसका मतलब जूल प्रति सेकंड क्या होगा, कार्य हो जाएगा। इसी को हम वाट कहते हैं। क्या ये वाट है, किलोवाट घंटा भी है इसमें। इसका मतलब विद्युत शक्ति का मात्रक वाट या फिर किलोवाट आप ले सकते हैं, किलोवाट आप ले सकते हैं। बट यहां पे तो वाट के साथ घंटा भी दे रखा है। इसका मतलब ना तो ये मात्रक है, ना ये मात्रक है, ना ये मात्रक है। इसका मतलब बचा हुआ मात्रक क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। लेकिन ये जो यहां लिखा हुआ है ये जूल के रूप में नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जूल के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। किलोवाट है, किलोवाट, और ये क्या है, घंटा। ये माइनस नहीं है जो बीच में लगा हुआ है, इसको हाइफन कहते हैं। ये एक तरह का गुणा को रिप्रेजेंट करने के लिए, शब्दों में अंतर रहे बस इसलिए लगा दिया जाता है। इसका वैसे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है। अब 1 किलो में कितने वाट हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 1000। किलो का मतलब कोई द्रव्यमान से, समय से इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, एक तरह का ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाली चीजें हैं। किलो का मतलब
1 के बाद 3 जीरो है, 1000 है इसका मतलब। ठीक है, अगर मेगा होता तो 1 के बाद 6 जीरो अर्थात 10 की घात 6 इसका मतलब हो जाता। वाट को वाट ही रहने देते हैं, इसका मतलब किलोवाट का मतलब 1000 वाट है। घंटे का मतलब क्या हो गया, हमने बात करी थी यहाँ पे किलोवाट घंटा की, तो 1 किलो में कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमको इसको सेकंड में बदलना है। अब इनको जो ये गिनतियां हैं इनको एक जगह पे ले लेते हैं, तो 1000 ये हो गया और 60 का गुणा करेंगे तो 3600 ये हो जाएगा, और ये हो गया वाट सेकंड। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6 और तो 1 2 और 3 शून्य हमें यहां से मिल जाएंगे, और 1 2 3 शून्य हमें यहां से मिल जाएंगे 3, तो इसका मतलब ये टोटल 6 शून्य हमारे पास हो जाएंगे, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं इस जूल अपॉन सेकंड को ऐसे लिखना चाहूं कि सेकंड को मैं यहां से इधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, जूल बराबर वाट सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब वाट सेकंड की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, जूल लिखा जा सकता है। तो ये असल में क्या है, ये किलोवाट घंटा किसका है, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 को ये रिप्रेजेंट करता है, ये जूल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये वैद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है। इसी को यूनिट भी बोला जाता है, आपके घर में जो बिल आता है वो इसी यूनिट में आता है, अर्थात एक यूनिट का मतलब या 1 किलोवाट घंटा का मतलब 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। आप कर पाएंगे इस प्रश्न को? ठीक है, या इस तरह का अगर कोई रिलेशन पूछेगा तब भी आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न को देखिए, सोनार में तरंगें प्रयुक्त होती हैं, पराध्वनि, अवध्वनि या रेडियो तरंगें या फिर श्रव्य तरंगें। देखो, रेडियो तरंगें जो होती हैं ये ध्वनि नहीं होती, ये ध्वनि नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अर्थात ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर यहां से बात करते हैं, तो ये किसमें प्रयोग होती हैं रेडियो तरंगें, तो ये रडार में प्रयुक्त होती हैं। रडार, रडार में ये प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कि जो ध्वनि है वो ध्वनि के कितने प्रकार हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जो यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं उनमें से 3 प्रकार ये ध्वनि के हैं। एक है जिसको हम अवध्वनि या अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं, इसको अवध्वनि भी कह सकते हैं। एक ध्वनि जिसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं, और एक ध्वनि होती है जिसको हम पराश्रव्य कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगर कोई ध्वनि ऐसी है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको अपश्रव्य कहेंगे, अर्थात इसको मानव नहीं सुन सकता है। मानव किसको सुन सकता है, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव सुन सकता है। और पराश्रव्य कब कहेंगे, जब कोई ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से भी अगर ज्यादा आवृत्ति की है तो वैसी ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब यहां पे हमें ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि इसको सुन कौन सकता है। इसको सुन सकते हैं, जैसे इसको हाथी सुन सकते हैं, इसको व्हेल सुन सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो अधिकतर जानवर इसको सुन सकते हैं और उनमें से एक मानव भी है। क्या इसको मानव सुन सकता है, नहीं सुन सकता। क्या इसको मानव सुन सकता है, नहीं सुन सकता। इसको कौन सुन सकते हैं, तो इसको कुत्ते भी सुन सकते हैं, इसको चमगादड़ सुनते हैं, को चमगादड़ सुन सकते हैं, इसको डॉल्फिन सुनती हैं। और ये जो चमगादड़ और डॉल्फिन का हमने एग्जांपल लिया है, ये दोनों के दोनों ऐसे उदाहरण हैं जो इन ध्वनियों को उत्पन्न भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं प्लस उत्पन्न भी कर सकते हैं। और इन्हीं ध्वनियों के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने रास्ते को तय करते हैं। ये जो चमगादड़ और डॉल्फिन के द्वारा ध्वनि का प्रयोग करके रास्ता पता किया जाता है, इसको हम इकोलोकेशन कहते हैं। चमगादड़ रात में उड़ते हैं, हालांकि चमगादड़ों की आंखें होती हैं, वो प्रॉपर देख सकते हैं दिन में, लेकिन क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है, उन्हें कोई शिकार कर सकता है, मार के खा सकता है, इसलिए अपना शिकार करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो रात को निकलते हैं। डॉल्फिन की बात करें, खासतौर से गंगा डॉल्फिन की बात करें जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, इसकी अगर बात करें तो गंगा डॉल्फिन की आंखें नहीं होती हैं। तो आंखें नहीं होने के कारण ये दिशा ज्ञात करने के लिए, जगहों की लोकेशन ज्ञात करने के लिए, रास्ता ज्ञात करने के लिए भी क्या करता है, ध्वनि का प्रयोग करता है। अगर इन ध्वनियों की बात करें तो क्या इनके कुछ उदाहरण हैं, तो जैसे भूकंपीय, भूकंपीय तरंग, या ज्वालामुखी के कारण जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखीय तरंग, या तूफान के कारण जो तरंग होती हैं वो तरंग या वो ध्वनि। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे श्रव्य तरंगों की, तो जो बातचीत में जो
ध्वनि उत्पन्न होती है बातचीत में, जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। इनकी अगर हम बात करें तो क्या इनको उत्पन्न किया जा सकता है, तो हाँ, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी इसको पीजो प्रभाव से भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्या इनके यूज भी हैं, तो बिल्कुल इनके यूज भी हैं कुछ, जैसे अवश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग, हम भूकंप आता है तो अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसका मतलब हम भूकंप के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूकंप के बारे में जानना या पढ़ाई करना या आइडिया लगाना क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी कहलाता है। सिस्मोग्राफी में या तूफान का आइडिया लगाने में, ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता का पता करने में या उसकी बारंबारता का पता करने में भी इन ध्वनियों का प्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट प्रकार के संचार में भी किया जा सकता है। इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग कहां पे होता है श्रव्य ध्वनियों का, तो इनका प्रयोग होता है संचार में। यदि हम पराश्रव्य ध्वनियों की बात करें तो इनका प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड नाम आपने सुना होगा, जब खासतौर से कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो बच्चे को यह पता करने के लिए कि बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इस बात का आइडिया लगाने के लिए हम पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और ये जो प्रक्रिया है उसको हम सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा हम सोनार में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम धुंध हटाने के लिए, कोहरा हटाने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी जैसे या आभूषण जैसी जो डेलिकेटेड चीजें हैं उनको साफ करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अब सोनार की बात करें तो सोनार क्या है कि समुद्र में नीचे प्रकाश के द्वारा तो चीजों को पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आकाश में बात करें तो रेडियो तरंगों के द्वारा रडार का प्रयोग करके किसी चीज की लोकेशन को पता किया जा सकता है कि कोई हवाई जहाज हम पे अटैक करने तो नहीं आ रहा है, कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम रडार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पानी में रडार काम करेगा नहीं, तो वैसे केस में रडार जैसा ही सिस्टम बनाया गया है जिसमें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होगा, जिसमें क्या किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके ये पता लगाया जाता है कि पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है, कोई चट्टान है, पानी के अंदर की जो जमीन है उसकी कैसी संरचना है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। उन सब चीजों का आइडिया लगाने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसे सोनार कहते हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं, तो सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होंगी, पराध्वनि या पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग होगा। इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। हमने अभी पढ़ा था, आपको याद होगा, अपवर्तन पढ़ा था। अपवर्तन अगर विरल से सघन में प्रकाश जाएगा तो अपने अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अर्थात जो चीजें होंगी वो थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर सघन से विरल में प्रकाश जाता है तो वैसे केस में जो प्रकाश है वो अपने अविलंब से थोड़ा दूर चला जाता है, और जब ये एंगल अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाते हैं तो वैसे केस में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन बन जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमने कुछ उदाहरण भी लिखे थे, अगर आपको याद हो, या हमने बोले थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कब होगा, जब अपवर्तन हो, कब होगा, तो ये तब होगा जब अपवर्तन हो सघन से विरल। अपवर्तन कहां से कहां हो, सघन से विरल अपवर्तन हो। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं, तो जैसे बुलबुला या बुलबुले का चमकना। क्या और भी उदाहरण है, तो बिल्कुल हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। कांच भी हीरे की तरह चमक सकता है और हीरा बिल्कुल भी नहीं चमक सकता, दोनों ही बातें। अगर हीरे की कटिंग है तो वो चमकेगा, क्योंकि तब हमने उसकी ऐसी कटिंग करी है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए या अपवर्तन सघन से विरल हो जाए। और यदि उसकी कटिंग नहीं की हुई है तो हीरा एक पत्थर की भांति है, कांच के टुकड़े की भांति है। कांच को अगर आपने उसके प्रॉपर एंगल पे काट दिया है तो कांच भी उसी हिसाब से चमकेगा जैसे हीरा चमकता है। ऐसे ही दर्पण की दरार का, हमने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन अगर सघन से विरल है तो बुलबुले का चमकना, हीरे का चमकना, दर्पण की दरार का चमकना या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु का जो सिद्धांत है वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब प्रश्न पे आते हैं लौट के। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। प्रकाश का परावर्तन नहीं, परावर्तन नहीं। प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल अपवर्तन तो होता है। अब हमको आगे के प्रश्न भी देखने पड़ेंगे। जो ऑप्शन है
आगे के ऑप्शन में अगर अपवर्तन से रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो उसको मानेंगे, अदरवाइज यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ये कह रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन की एक विशेष अवस्था को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। असल में ये परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन की ही एक विशेष कंडीशन है, बट ये ज्यादा सटीक आंसर ये बैठेगा, इसलिए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देंगे। ये तो दोनों हमने पढ़ लिए ये वाले। परावर्तन का मतलब क्या होता है? यदि प्रकाश आए, टकराए और वापस उसी माध्यम में लौट के चला जाए तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के टकरा करके वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, जिस माध्यम से प्रकाश आया था, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश का किसी कण से किसी वस्तु से टकरा करके अलग 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 क्या हो जाना, बिखर जाना, क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है। और अगर प्रकाश टकरा करके अलग अलग रंगों में टूट जाए तो उसे वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, डिस्पर्सन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। ये कह रहे हैं, अच्छा इसमें एक ऑप्शन कट गया है, उसकी घनत्वता उच्च है, वह धातु है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, अधिक होता है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इसको देखते हैं। सामान्य जिंदगी में आपने देखा होगा स्टील हमको लचीला नहीं दिखता है, जबकि रबर हमको बहुत लचीला दिखता है। लचीलेपन का मतलब है यहाँ पे प्रत्यास्थता। ये जो असल में पूछा जा रहा है वो प्रत्यास्थता के बारे में बात हो रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हुक का नियम पढ़ा था। तो प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अगर इसी को हम यंग के रूप में देखें तो हम इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहने लगेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक में जो ये प्रतिबल होता है वो mg अपॉन एरिया हो जाता है और विकृति हो जाती है L अपॉन डेल्टा L, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब यहां से इस प्रश्न को आप देखेंगे, देखो समानुपाती का मतलब होता है कि आपको ज्यादा ताकत, भाई भार का मतलब क्या हो गया? mg का मतलब भार, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी स्टील को लंबा करने के लिए। इसका मतलब ज्यादा ताकत, ज्यादा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यहां पे आप देखेंगे डेल्टा एल नीचे आता है, डेल्टा एल नीचे आता है, इसका मतलब अगर डेल्टा एल कम होगा तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होगा, डेल्टा एल ज्यादा होगा तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट अनुकरणपाती mg और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अब आप रबर वाले केस में देखिए, रबर में आपने थोड़ा सा वजन लटकाया, थोड़ी सी ताकत लगाई, थोड़ा सा बल लगाया, वैसे केस में ही क्या हो गया? उसमें परिवर्तन हो गया। इसका मतलब उसके लिए mg कम है तो उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी कम होगा। स्टील के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है परिवर्तन करने के लिए, इसका मतलब उसके लिए भार ज्यादा चाहिए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी ज्यादा होगा। अब दूसरे केस में आते हैं, भाई आपने थोड़ा बल लगाया था लेकिन रबर क्या होगी? बहुत खिंच जाती है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन ज्यादा हुआ, परिवर्तन ज्यादा हुआ तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम हो गया। और अगर स्टील में बात करें तो बहुत ताकत लगाने के बावजूद भी आप उसमें थोड़ा ही परिवर्तन कर पाएंगे, थोड़ा परिवर्तन, इसका मतलब उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा हुआ। तो अब आप यहां से समझ पाएंगे कि रबर क्यों कम प्रत्यास्थ होती है और स्टील क्यों ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। आंसर दे पाएंगे, उसका घनत्व की उच्चता है तो घनत्व के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। वह धातु है तो प्रत्यास्थता का धातु के साथ कोई ऐसा विशेष रिलेशन नहीं होता है। सामान्य रूप से धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन धातु ही प्रत्यास्थ होती हैं, ये बात सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रतिबल का विकृति के अनुपात या प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, बिल्कुल प्रतिबल और विकृति का अनुपात, अर्थात y का मान, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा वस्तु उतना ज्यादा लचीली होगी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान जितना कम होगा वस्तु उतनी कम लचीली होगी। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसका मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक y की यहां पे बात हो रही है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल
सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप हैंडल कर सकते हैं, जो भी आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, उनका इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और हम इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट करके बार-बार पूछते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपके दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, आपके लिए एक दिशा निर्देशक का ये कार्य करेगी। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।